लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो हिसार लोकसभा सीट पर जयप्रकाश उर्फ जेपी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। प्रदीप जी, आमतौर पे हम हमेशा बात करते थे कि बीजेपी एक नैरेटिव सेट करने में यहां पे कामयाब होती हुई नजर आ रही है, और वो नैरेटिव यही था कि अगर बिरजेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारा जाए तो चौधरी रणजीत सिंह चौटाला की जीत यहां पर हो सकती है। कहीं ना कहीं बार बार जनता के माध्यम से यह मैसेज आ रहा था कि अगर बिरजेंद्र सिंह चुनावी मैदान में उतरते हैं, कांग्रेस पार्टी अगर उनको चुनावी मैदान में उतारती है, तो रणजीत सिंह चौटाला यहां पर मजबूत कैंडिडेट के रूप में देखे जाएंगे। लेकिन अब जयप्रकाश को चुनावी मैदान में उतार दिया है। बीजेपी का जो ये पैतरा था, ये पैतरा यहां पे फैल जरूर हो गया है, लेकिन एक सांसद जो पूरे देश में इकलौता अपनी सांसदी को छोड़ के आपकी पार्टी में शामिल होता है और उसी की आप टिकट काट देते हैं, तो क्या मैसेज इसका जाएगा, और जयप्रकाश उर्फ जेपी को आप कितना मजबूत उम्मीदवार देखते हैं? देखिए अजय जी, जहाँ तक सबसे पहली बात आपने कही कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते थे कि बिरजेंद्र सिंह को टिकट मिलती है तो रणजीत सिंह जी चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। रणजीत सिंह जी ने 2 दिन पहले एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए बिरजेंद्र सिंह जी को ज्यादा मजबूत उम्मीदवार माना था बजाय जयप्रकाश के। आप ये देखिए कि रणजीत सिंह जी अपने इंटरव्यू में बिरजेंद्र सिंह को ज्यादा मजबूत मानते हैं बजाय जयप्रकाश के। तो ऐसा नहीं है कि वो जयप्रकाश को मजबूत मानते हों। दूसरी चीज, इस सीट पे कांग्रेस पार्टी ने जो मजबूत और कमजोर की बजाय नहीं, कहीं ना कहीं हुड्डा साहब ने अपना राजनीतिक बदले की भावना से इस टिकट को बिरजेंद्र सिंह की टिकट दिलवाने से रोका है। क्योंकि पिछले दिनों जैसे चौधरी बीरेंद्र सिंह जी की एक ऑडियो आई थी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के बारे में, वो कह रहे थे कि हुड्डा रोल कर सकता है, तो कहीं ना कहीं हुड्डा साहब ने उस बात का बदला लिया है। दूसरी चीज, जहां तक आप कह रहे हो कि जयप्रकाश जी मजबूत उम्मीदवार हैं, मैं नहीं समझता कि जयप्रकाश जी की, ठीक है, न्यूसेंस वैल्यू हो सकती है, वो चुनाव में एक बार बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं लोगों को एक बार इकट्ठा करके, परंतु कहीं ना कहीं लोग उस बात को भी याद रखते हैं कि 89 के चुनाव में हिसार शहर में जयप्रकाश जी के समर्थकों द्वारा गोलियां चलाई गई थी और एक व्यक्ति की हत्या हुई थी गोली लगने से हिसार शहर में चुनाव मतदान के दिन। लोग उस बात को भी नहीं भूले हैं। और दूसरा, वो 2004 के बाद कांग्रेस पार्टी की टिकट पे कभी कोई चुनाव भी नहीं जीते हैं। इसके अतिरिक्त 2012 के चुनाव में जयप्रकाश जी की जमानत जब्त हुई थी, जब भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे और जयप्रकाश जी कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे। तो ये भी हमें याद रखना चाहिए कि वो मजबूती की बात नहीं है, वो उनकी जमानत जब्त हुई थी। जहां तक बात है बिरजेंद्र सिंह जी की टिकट कटने की, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने इसमें काफी बड़ी गलती की है। एक तो पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में इस बात से गलत संदेश जाएगा कि एक सिटिंग एमपी आपकी पार्टी में आता है और आप उसको टिकट नहीं देते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति आता है उसको हाथों हाथ, चाहे वो अशोक तंवर है, चाहे वो रणजीत सिंह है, चाहे वो नवीन जिंदल है, उनको हाथों हाथ टिकट दी जाती है। और आप एक व्यक्ति जो सिटिंग एमपी है, आपके बुरे दौर में आपके साथ आता है और आप उसको टिकट नहीं देते हैं, आप पूरे देश में क्या संदेश देंगे? कौन आपके साथ जुड़ेगा? अब जैसे बीरेंद्र सिंह जी 7 प्रदेशों में कांग्रेस के प्रभारी रहे हैं, बेशक वो पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी में थे, आज वो दोबारा आए, जहां पे उनके संपर्क हैं उन प्रदेशों में, वहां पे क्या संदेश जाएगा कि भाई एक व्यक्ति सिटिंग एमपी आता है और उसको टिकट नहीं दी जाती है? तो मैं समझता हूं कि इस सीट पे कांग्रेस ने, मैं समझता हूं, अपने भविष्य के लिए भी खतरा पैदा किया है। और कहीं ना कहीं हुड्डा साहब ने अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति करते हुए, मैं समझता हूं, इस सीट को कहीं ना कहीं, हार जीत का तो अभी नहीं कह सकते, हालांकि जयप्रकाश चुनाव लड़ने के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, हार जीत का तो नहीं पता क्या होगा, लेकिन इस सीट पे बिरजेंद्र सिंह जी की टिकट कटना कांग्रेस पार्टी के लिए बड़े दूरगामी परिणाम कांग्रेस पार्टी के लिए गलत साबित होंगे। जी, गलत साबित होंगे। लेकिन प्रदीप जी, अगर हम बात करें जयप्रकाश के चुनाव लड़ने की, तो जयप्रकाश एक ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने कुलदीप बिश्नोई के गढ़ में जाके कहीं ना कहीं उनको देसी भाषा में कहते हैं कि पसीना आना,
तो वो वहाँ पे चुनाव को इतना इंटरेस्टिंग बना दिया, उस मुकाबले को इतना रोचक बना दिया वहाँ जाके। तो क्या लगता है इस चुनाव को भी वो रोचक बना पाएंगे क्या? अगर हम बात करें आदमपुर की, तो आदमपुर में जब उन्होंने पहली बार में ही इतने वोट ले लिए थे, तो अब की बार क्या वो उस वोट प्रतिशत को गेन कर पाएंगे? देखिए अजय जी, हर चुनाव के अपने अलग समीकरण होते हैं। आप देखिए, जो जहां से बड़े नेता चुनाव लड़ते रहते हैं लंबे समय तक, वहां का मतदाता का ध्रुवीकरण हो जाता है। या तो वहां पे आदमपुर की जो बात कर रहे हैं, या वहां का मतदाता या तो चौधरी भजनलाल जी के पक्ष में है या चौधरी भजनलाल जी के विपक्ष में है, उम्मीदवार कोई भी हो। तो मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा हमें इस बात को लेना चाहिए। और दूसरी बात, हर चुनाव के अपने समीकरण होते हैं। आप रोहतक सीट का एक उदाहरण ले लीजिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने चौधरी देवीलाल, जो हरियाणा के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, चौधरी देवीलाल जैसी शख्सियत को 3 बार चुनाव में हराया, और उसके बाद अगले चुनाव में कैप्टन इंदर सिंह जैसे छोटे कार्यकर्ता जो लोकदल के थे, उनके खिलाफ वो चुनाव हार गए थे। तो हर चुनाव के अपने समीकरण होते हैं। ये हम पिछले चुनाव का और अगले चुनाव जैसा हम उसको नहीं आंक सकते। हर चुनाव के अपने समीकरण होते हैं। हर बार लोगों का मन बदलता है, हर बार की परिस्थितियां बदलती हैं। तो हमें हर चुनाव को एक तरीके से, एक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। जी, एक नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें, यहाँ पे 2 कैंडिडेट और यहाँ पे चुनाव मैदान में उतारे हुए हैं। नैना चौटाला की बात करें या सुनैना चौटाला की बात करें, तो चौटाला परिवार से ही 3 उम्मीदवार यहाँ पे चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो क्या लगता है, जिस प्रकार से ब्रजेंद्र की जो टिकट काटी गई है, ब्रजेंद्र सिंह अब कहीं और का रुख कर सकते हैं क्या? किसी और पार्टी को वो फायदा पहुंचा सकते हैं क्या? चौधरी बीरेंद्र सिंह इनेलो की ओर इशारा कर सकते हैं क्या? तमाम जो समीकरण है, उन ये जो 3 उम्मीदवार चौटाला परिवार की तरफ से उतारे गए हैं, इनमें से किसी की तरफ इशारा यहाँ पे किया जा सकता है? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता कि चौधरी बीरेंद्र सिंह जी किसी की तरफ इशारा करेंगे, क्योंकि चौधरी बीरेंद्र सिंह जी की फितरत इस तरीके की नहीं है कि वो बड़े फक्कड़ किस्म के व्यक्ति हैं जो उनको जो करना है वो कह के करेंगे, और नहीं अंदर मन में रख के ऐसा कुछ नहीं करते। और उनके पास आज के दौरान विकल्प भी काफ़ी सीमित हैं। वो पार्टी के खिलाफ जाके ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और जहाँ तक आपने INLD और JJP की बात करी है, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो सिर्फ विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में उनको भी पता है और मतदाता को भी पता है कि लोकसभा चुनाव में उनका कोई ज़्यादा सा बड़ा से नहीं है। इसलिए, और जैसे हिसार लोकसभा पे, क्योंकि दुष्यंत चौटाला की मां श्रीमती नैना चौटाला जी चुनाव लड़ रही हैं, और उनका प्रमुख जो फोकस रहेगा वो उचाना, नारनौंद, उकलाना जैसे जो JJP का जहां पे असर रहा है, उन इलाकों पे ज्यादा रहेगा, ताकि वो विधानसभा चुनाव में अपनी अच्छी उपस्थिति दर्ज करा सके। लोकसभा का चुनाव के माध्यम से वो विधानसभा का चुनाव लड़ने के प्रयत्न करेंगे। इसके अतिरिक्त मैं नहीं समझता कि उनका वहाँ हिसार लोकसभा चुनाव में कोई लंबा चौड़ा असर होगा। जी, कोई लंबा चौड़ा असर होगा। लेकिन अगर हम विधायकों की बात करें, तो जो 9 विधानसभा सीटें लोकसभा हिसार के अंतर्गत आती हैं, उनमें से 5 सीटों के ऊपर बीजेपी के विधायक हैं और 4 सीटों के ऊपर JJP के विधायक हैं। और JJP के विधायकों की अगर हम बात करें, तो खुद उचाना से दुष्यंत चौटाला विधायक हैं, और उसके अलावा अगर हम नारनौंद की बात करें तो रामकुमार गौतम JJP से विधायक है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका पार्टी से मोह भंग पहले से ही हो गया था। और उसके बाद अगर हम बरवाला से बात करें तो जोगीराम सिहाग JJP से विधायक हैं। तो ऐसे में 4 जो विधायक हैं, और उकलाना की बात करें तो अनूप धानक उकलाना से JJP के विधायक हैं। इनमें से 2 विधायक आज भी पार्टी के साथ हैं, खुद दुष्यंत चौटाला की बात करें या अनूप धानक की बात करें। लेकिन जो 2 विधायक हैं, तो प्रदीप जी क्या लगता है, वो 2 विधायक JJP को के लिए ही दिन रात एक करेंगे, या फिर वो BJP को फायदा या कांग्रेस को फायदा पहुंचाएंगे? देखिए अजय जी, जहाँ तक आपने कहा कि 4 विधायक हैं जननायक जनता पार्टी के, उनमें से 2 तो, एक तो श्रीमती नैना चौटाला जो उम्मीदवार हैं हिसार से, उनके पुत्र दुष्यंत चौटाला ही विधायक हैं, और दूसरा अनूप धानक जो हैं
वो श्रीमती नैना चौटाला के लिए मन से काम करेंगे, तो वो जननायक जनता पार्टी के लिए ही काम करेंगे। उसके बाद जैसे बरवाड़ा के विधायक जोगीराम सिहाग जी की आप बात कर रहे हैं, वो खुल करके चौधरी रणजीत सिंह जी को समर्थन दे चुके हैं और वो खुल करके उनके लिए काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो राम कुमार गौतम जी जो नारनौल से विधायक हैं, राम कुमार गौतम जी अभी निष्क्रिय हैं। उन्होंने अभी किसी उम्मीदवार के पक्ष में या विपक्ष में कोई किसी कार्यकर्ता को नहीं कहा है, ना ही वो चुनाव मैदान में अभी तक आए हैं। और उनके लिए मैं समझता हूँ बड़ी असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चौटाला परिवार के साथ भी उनकी नहीं बनती है, चाहे वो बेशक रणजीत सिंह जी क्यों ना हो, और जयप्रकाश जी के साथ भी उनकी कभी नहीं बनी। जयप्रकाश जी को भी वो पसंद नहीं करते हैं, हालांकि वो अभी तक निष्क्रिय हैं। परंतु मेरे को जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लगता है, जिस तरीके का व्यक्तित्व राम कुमार गौतम जी का है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही अंत में इशारा करेंगे। हालांकि वो खुल के शायद काम ना करें, लेकिन अंत में कहीं ना कहीं वो, क्योंकि उनका जो मतदाता है ब्राह्मण समुदाय से है या बैकवर्ड समुदाय से है, जो जिसको आप गैर जाट मतदाता कह सकते हैं, वो एक तो वो पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का मतदाता है और उनका रुझान भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रति ही रहेगा। तो जननायक जनता पार्टी के तो सिर्फ 2 ही विधायक श्रीमती नैना चौटाला के लिए काम करेंगे। जी, वहीं अगर हम बात करें बिश्नोई वोटरों की, क्योंकि कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई को भी यहाँ पे टिकट नहीं मिली और जब से बिश्नोई परिवार को भी कॉर्नर में लगाया गया है या ये कहें कि उनको दरकिनार किया गया है, तो उसके बाद बिश्नोई समाज में भी काफ़ी नाराज़गी देखने को मिल रही है। तो क्या बिश्नोई समाज यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंचा सकता है? क्योंकि पिछला जो इतिहास बात करें कुलदीप बिश्नोई का, वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का ही इतिहास रहा है और जो मतदाता जो वोटर कुलदीप बिश्नोई के पास हैं, आज भले ही वो बीजेपी में हो, आरएसएस के मुख्य अपने आप को कार्यकर्ता बताते हो, लेकिन कभी न कभी वो कांग्रेस से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, प्रेम करते थे। तो क्या वोटर जो है वो यहाँ पे उनको टिकट न देने का बदला ले सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे जो आदमपुर का मतदाता है, बिश्नोई समाज है, उसमें कुलदीप बिश्नोई जी को किनारे करने के लिए नाराजगी है और कहीं ना कहीं बिश्नोई समाज इस बात का भारतीय जनता पार्टी से बदला लेने के पे भी उतारू है। परंतु जयप्रकाश जी के उम्मीदवारी के बाद एक कुलदीप बिश्नोई कह लीजिए या बिश्नोई समाज कह लीजिए, आदमपुर हल्के का मतदाता कह लीजिए, उसमें बड़ी एक असमंजस की स्थिति मैं समझता हूँ आएगी, क्योंकि आदमपुर से भी जयप्रकाश जी चुनाव लड़ते रहे हैं। अभी पिछला उपचुनाव भव्य बिश्नोई के सामने उन्होंने विधानसभा का उपचुनाव लड़ा और वो 16,000 मतों से हारे थे। तो मैं समझता हूं कि वहां पे अगर आज जयप्रकाश जी मजबूत होकर उभरते हैं तो कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई के लिए विधानसभा चुनाव में भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए अभी देखने की बात है कि कुलदीप बिश्नोई या वहाँ का जो कुलदीप जी के समर्थक हैं वो क्या फैसला लेते हैं। अभी मैं समझता हूँ काफ़ी जल्दबाजी होगी इस बारे में कोई विचार करना, क्योंकि कुलदीप जी अपने विधानसभा सीट के लिए पे अपने भविष्य को दांव पे नहीं लगाना चाहेंगे वर्तमान चुनाव के लिए। तो अभी बड़ी असमंजस की स्थिति है। मैं समझता हूँ अभी इस बारे में कुछ कहना बड़ी जल्दबाजी होगी।